इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो किसी देश की कहानी को हमेशा के लिए बदल देते हैं। वो एक लाइन खींच देते हैं उससे पहले और उसके बाद। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे ही पल की बात करने वाले हैं, एक ऐसी घटना जिसने पूरे भारत को मतलब झकझोर कर रख दिया था। 2012 का दिल्ली गैंग रेप केस। हाँ, जिसे देश निर्भया कांड के नाम से जानता है। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है, जो सोर्सेज है, उनकी मदद से हम इस पूरे केस को, इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स थे और इंडिया पर इसका जो इम्पैक्ट पड़ा, उसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ, क्या बदला और क्या आज भी सब कुछ वैसा ही है? चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है। ये समाज के लिए एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जिसे अंग्रेजी में वाटरशेड मोमेंट कहते हैं। सही। एक ऐसा पल जब समाज को लैंगिक हिंसा की उस भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसे दशकों से या तो नजरअंदाज किया जा रहा था या फिर दबी आवाज में बात की जाती थी। हमारा मकसद आज इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना है। तो शुरू करते हैं उस रात से। 16 दिसंबर 2012। जी। एक 23 साल की फिजियोथेरेपी इंटर्न, जिन्हें बाद में मीडिया ने निर्भया का नाम दिया, अपने एक दोस्त के साथ फिल्म देखकर घर लौट रही थी। उन्होंने साउथ दिल्ली के मुनिरका से घर जाने के लिए एक प्राइवेट बस ली और यहीं से सब कुछ बदल गया। वो कोई आम पब्लिक बस नहीं थी। अच्छा। जैसे ही वो दोनों बस में चढ़े, दरवाजे बंद हो गए। बस में ड्राइवर समेत 6 लोग थे। 6 लोग? हाँ, उन्होंने पहले लड़की के दोस्त को लोहे की रॉड से मारकर बेहोश कर दिया और फिर लगभग 45 मिनट तक उस लड़की के साथ चलती बस में बर्बरता से गैंगरेप और मारपीट की गई। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि क्रूरता इस हद तक थी कि उसके शरीर को ऐसी अंदरूनी चोटें पहुंचाई गई जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और ये सब करने के बाद उन्होंने दोनों को एक सुनसान सड़क पर चलती बस से बाहर फेंक दिया। हाँ, ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये इंसानियत पर हमला था। आपने बिल्कुल सही कहा। और शायद इसी एक्सट्रीम क्रूरता ने देश की आत्मा को झकझोरा। ये कोई दूर दराज के गांव की घटना नहीं थी, ये देश की राजधानी के दिल में हुआ था। बिल्कुल। एक ऐसी लड़की के साथ जो एक आम जिंदगी जी रही थी, पढ़ाई, सपने, एक शाम दोस्तों के साथ, कोई भी इससे जुड़ सकता था। हाँ। जब उसे पहले दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल और फिर बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया तो पूरा देश उसकी सलामती की दुआ कर रहा था। मुझे याद है। लेकिन 29 दिसंबर को जब उसकी मौत की खबर आई तो वो दुआएं गुस्से और आक्रोश में बदल गईं। उस गुस्से की तस्वीरें तो आज भी याद हैं। दिल्ली का इंडिया गेट और रायसीना हिल्स प्रदर्शनकारियों से भर गया था। हजारों लाखों लोग, खासकर युवा, सड़कों पर थे। पानी की बौछारें, लाठीचार्ज, कुछ भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। सही बात है। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं थी, देश के हर शहर में लोग न्याय की मांग कर रहे थे। और इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल था, है ना? बहुत बड़ा। उस वक्त ट्विटर और फेसबुक पर #दिल्ली गैंग रेप जैसे हैशटैग्स की बाढ़ आ गई थी। हाँ। ये शायद भारत का पहला ऐसा बड़ा आंदोलन था जिसे सोशल मीडिया ने इतनी ताकत दी। लोगों का गुस्सा मतलब डिजिटल दुनिया से निकलकर सड़कों पर आ चुका था और सरकार पर जबरदस्त दबाव था। और इस दबाव का असर दिखा भी। पुलिस ने बहुत तेजी से एक्शन लिया और कुछ ही दिनों में सभी 6 आरोपियों को पकड़ लिया गया। हाँ, लेकिन यहीं पर कहानी में एक और पेच आया। वो क्या? पकड़ गए लोगों में एक लड़का महज 17 साल का था, नाबालिग। अच्छा। और ये बात आगे चलकर एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनी कि क्या इतने जघन्य अपराध में उम्र के आधार पर कोई रियायत दी जानी चाहिए। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले न्यायिक प्रक्रिया को समझते हैं। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला, जो दिखाता है कि न्याय जल्दी देने का कितना ज्यादा पब्लिक प्रेशर था। बिल्कुल, लेकिन प्रक्रिया सीधी नहीं थी। सुनवाई शुरू होने से पहले ही मार्च 2013 में जो मुख्य आरोपी था और बस का ड्राइवर राम सिंह, हाँ, उसने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली। इसके बाद बचे 5 लोग, 4 वयस्कों पर मुकदमा चला और सितंबर 2013 में उन चारों को मौत की सजा सुनाई गई। और उस नाबालिग का क्या हुआ? उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। कानून के मुताबिक उसे एक जघन्य अपराध के लिए जो अधिकतम सजा दी जा सकती थी वो मिली, जो कि कितनी थी? 3 साल सुधार गृह में। बस 3 साल? हाँ। और 2015 में जब वो रिहा हुआ तो इस पर भी बहुत हंगामा हुआ। लोगों का मानना था कि अपराध की गंभीरता के सामने ये सजा मतलब कुछ भी नहीं थी। और बाकी 4 दोषियों की फांसी के लिए भी एक लंबा इंतजार करना पड़ा, 7.5 साल। हाँ, क्योंकि उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था के हर विकल्प का इस्तेमाल किया। हाई कोर्ट में अपील, सुप्रीम कोर्ट में अपील, फिर रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन और आखिर में राष्ट्रपति के पास दया याचिका। ये एक लंबी और थका देने वाली कानूनी लड़ाई थी, जिसके बाद आखिरकार 20 मार्च 2020 को उन चारों को फांसी दी गई। 7 साल से ज्यादा की कानूनी लड़ाई, देश भर में प्रदर्शन। मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि इतने बड़े आंदोलन का आखिर नतीजा क्या निकला। मतलब क्या जमीन पर कोई ठोस बदलाव हुआ? ये सबसे जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ,
बहुत बड़े बदलाव हुए। अच्छा। जनता के दबाव के कारण सरकार को जस्टिस JS वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनानी पड़ी। इस कमेटी को सिर्फ 3 हफ्तों में यौन हिंसा से जुड़े कानूनों की समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट देनी थी। और उन्होंने दी भी। उनकी सिफारिशें काफी प्रगतिशील मानी जाती हैं। हाँ, और उनकी सिफारिशें सिर्फ सजा बढ़ाने के बारे में नहीं थी। उन्होंने पुलिस सुधार, जेंडर सेंसिटाइजेशन और यहाँ तक कि चुनावी सुधारों तक की बात की थी। वाह। हालांकि सरकार ने सारी सिफारिशें नहीं मानी, लेकिन उनकी रिपोर्ट के आधार पर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 पास किया गया। इसे हम कानूनों का एक बड़ा अपडेट कह सकते हैं, है ना? बिल्कुल। इसमें बलात्कार की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया था। बिल्कुल। अब सिर्फ पेनिट्रेशन ही नहीं, बल्कि किसी भी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट को रेप की परिभाषा में शामिल किया गया। सजा को और सख्त किया गया और कुछ दुर्लभ मामलों में मौत की सजा का प्रावधान भी जोड़ा गया। और भी कुछ था इसमें? हाँ, सिर्फ यही नहीं, पीछा करना मतलब स्टॉकिंग, ताक झांक करना जिसे वोयरिज्म कहते हैं, और एसिड अटैक जैसे अपराधों को पहली बार स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया और उनके लिए सख्त सजा तय की गई। ये एक बहुत बड़ा कदम था। और इसी के साथ निर्भया फंड की भी घोषणा हुई थी, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए। हाँ, 1000 करोड़ रुपए के शुरुआती कॉर्पस के साथ इस फंड की घोषणा हुई। ये एक बहुत अच्छी पहल थी, लेकिन हमारे सोर्सेज इसके दूसरे पहलू पर भी रोशनी डालते हैं। मतलब? कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि इस फंड का इस्तेमाल ठीक से हो ही नहीं पाया। सालों तक पैसा राज्यों को दिया ही नहीं गया और जिन राज्यों को मिला उन्होंने भी उससे पूरी तरह खर्च नहीं किया। अरे। CCTV कैमरे लगाने, फॉरेंसिक लैब्स बनाने या वन स्टॉप सेंटर चलाने जैसी जरूरी योजनाओं के लिए रखा गया पैसा अक्सर नौकरशाही में फंसा रह जाता है। तो मतलब कागज पर एक बड़ा सुधार हुआ, लेकिन जमीन पर उसका असर सीमित रहा। कुछ हद तक हाँ। ये तो बहुत निराशाजनक है। मतलब कानून बदल गए, फंड बन गया, लेकिन क्या असल में कुछ बदला? इसीलिए शायद लोग अक्सर निर्भया से पहले और निर्भया के बाद की बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे इस केस ने बातचीत का पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। इसमें कोई शक नहीं है। इस केस ने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को घर घर की बातचीत का हिस्सा बना दिया। हाँ, सही बात है। मीडिया, फिल्में, डिनर टेबल, हर जगह इस पर बात होने लगी। वो जो चुप्पी थी वो टूटी। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है, जिसके बारे में हमारे सोर्सेज में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं। वो क्या? इन सभी कानूनी सुधारों और बढ़ी हुई जागरूकता के बावजूद भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध, खासकर बलात्कार के दर्ज मामलों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। क्या? बल्कि 2012 के बाद के कुछ सालों में ये संख्या असल में बढ़ी। ये तो बहुत अजीब है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? कि कानून बदलने का कोई फायदा नहीं हुआ? यहाँ थोड़ा और गहराई से देखने की जरूरत है और यहीं पर एक बहुत अहम सवाल उठता है जो हमारे सोर्सेज भी हाईलाइट करते हैं कि क्या अपराध वाकई बढ़ गए, या इस केस के बाद जो जागरूकता आई उसकी वजह से ज्यादा महिलाएं सामने आकर केस दर्ज करवाने लगीं। अच्छा, ये भी एक एंगल है। हाँ, कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये रिपोर्टिंग में हुई बढ़ोतरी थी। जो स्टिग्मा और डर पहले महिलाओं को थाने जाने से रोकता था वो कुछ हद तक कम हुआ। तो ये अपने आप में एक सकारात्मक बदलाव था, भले ही आंकड़े ज्यादा डरावने लगे। मतलब आंकड़ों का बढ़ना एक तरह से सिस्टम में बढ़ते भरोसे का भी संकेत हो सकता है। हो सकता है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे ये भी पता चलता है कि समस्या सिर्फ कानून की नहीं बल्कि मानसिकता की है। समस्या सिर्फ अपराधियों की नहीं बल्कि उस सामाजिक ढांचे की है जो ऐसी हिंसा को पनपने का मौका देता है। हमारे सोर्सेज ये सवाल उठाते हैं कि क्या सिर्फ फांसी जैसी सख्त सजा अपराध को रोक सकती है? अगर ऐसा होता तो 2013 के बाद ऐसे अपराध बंद हो जाने चाहिए थे, पर ऐसा हुआ नहीं। तो मतलब कानून बनाना इस लड़ाई का बस पहला और शायद सबसे आसान कदम था। बिल्कुल। असली चुनौती है कानूनों को लागू करना, पुलिस को संवेदनशील बनाना, न्याय प्रक्रिया को तेज करना, गवाहों को सुरक्षा देना और सबसे बढ़कर समाज की सोच को बदलना। सही। जब तक लड़कों को बचपन से बराबरी और सम्मान का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा, तब तक सिर्फ कानून से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। निर्भया केस ने दरवाजा खोला, लेकिन असली लड़ाई तो कमरे के अंदर है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, एक भयानक अपराध ने देश को जगाया, एक अभूतपूर्व जन आंदोलन हुआ जिसके दबाव में दशकों पुराने कानूनों में बड़े बदलाव किए गए, महिलाओं की सुरक्षा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गई। हाँ, लेकिन साथ ही ये केस हमें एक अधूरा सच भी दिखाता है। इसने बदलाव की एक लहर तो शुरू की, लेकिन यौन हिंसा की समस्या आज भी हमारे समाज में कड़वी सच्चाई है। इस केस ने जागरूकता की एक मशाल जलाई, लेकिन सुरक्षा और न्याय का सफर अभी बहुत लंबा है। ये उस विरोधाभास को उजागर करता है कि हम एक समाज के तौर पर महिलाओं के लिए बेहतर कानून तो बना पाए, पर शायद अभी तक एक बेहतर और सुरक्षित समाज नहीं बना पाए। और ये बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। स्रोतों से साफ है कि कानून बदले गए, सजाएं सख्त हुई, लेकिन समस्या की जड़ें कहीं और गहरी हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर कानून बदलना ही ऐसे अपराधों को रोकने का एकमात्र समाधान नहीं है, तो समाज के और किन मूलभूत पहलुओं
चाहे वो पुलिसिंग हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था हो या हमारे घरों में लड़के लड़कियों की परवरिश का तरीका में इतने ही बड़े और क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत हो सकती है।